ठीक है, तो बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं। और बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज में अगर हम सबसे पहले बात करें तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के बारे में सबसे पहले बात करनी होगी। और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बेटा नॉर्थ से लीव करती हैं और साउथ में एंटर कर जाती हैं, एंड इनसाइड द मैग्नेट दे मूव इन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। अगर हम इसी तरह से कहें तो जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो कुछ इसी तरह से इनसाइड मूव करेंगी। तो इसका एक मतलब ये हुआ कि जो पोल्स वाला रीजन है, पोल्स वाला रीजन, यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट विल बी मच लार्जर और स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट विल बी मच हायर, यानी यहां पर डेंसिटी क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की बहुत ज्यादा है, तो आप ये कह सकते हैं कि पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिलेगी। अब एक और इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक यूनिपोल्स नेवर एग्जिस्ट। अब मैग्नेटिक यूनिपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं जबकि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ अगर कंपेयर करो तो वहां पर यूनिपोल्स एग्जिस्ट करते थे, यानी कि आपके पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज हो सकता है और एक सिंगल नेगेटिव चार्ज हो सकता है। लेकिन अगर आप एक सिंगल नॉर्थ पोल की बात करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? मान लें कि ये आपके पास एक बार मैग्नेट है और बेटा आप इस बार मैग्नेट को अगर यहां से ऐसे काट दो तो इसके जस्ट पीछे क्या बनेगा आपके पास, यहां पर साउथ पोल बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ पोल। फिर से काटोगे साउथ नॉर्थ, फिर से काटोगे साउथ नॉर्थ, फिर से साउथ नॉर्थ। तो जितने ज्यादा आप पीसेस इसके करते चले जाओगे उतने ही छोटे छोटे मैग्नेट्स के अंदर ये डिवाइड होता चला जाएगा। इसका मतलब हर मैग्नेट का जो पोल है उसकी अपनी एक पोल स्ट्रेंथ होती है, और मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल m से। मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपके पास ये बार मैग्नेट है तो इसकी पोल स्ट्रेंथ m होगी और इस पोल की भी पोल स्ट्रेंथ m होगी। अगर ये नॉर्थ है और ये साउथ है तो दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ m और m स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक डाइपोल बना रहा है, एक नॉर्थ पोल और दूसरा क्या है आपका साउथ पोल, तो इसकी जो लेंथ होगी इसको भी हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 2l से, जैसा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते थे। ठीक है? यस सर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो डायपोल होता था वहां पर आपके पास दो चार्जेस होते थे Q1 एंड Q2, और डायपोल में आप कहते थे कि एक चार्ज आपका पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, और डायपोल के लिए दोनों ही चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है बट देयर डायरेक्शंस आर डिफरेंट, यानी कि देयर साइंस आर डिफरेंट, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। यहां पर दोनों पोल्स की पोल स्ट्रेंथ, एक की स्मॉल m और दूसरे की भी स्मॉल m होगी। एक अगर आपका नॉर्थ पोल है तो दूसरा आपका साउथ पोल होगा, एंड दे आर आल्सो सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस क्या रहेगा, 2l रहेगा। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट से कैसे पता लगाएं? आप इस कर्व के ऊपर अगर टेंजेंट मार्क कर दें एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम या एट एनी गिवन प्लेस, जहां कहीं पर भी आप टेंजेंट मार्क करेंगे वो टेंजेंट आपको क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? किसकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? बार मैग्नेट की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देगा जहां कहीं पर भी आप टेंजेंट मार्क करोगे। दूसरी बात, क्या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आपस में इंटरसेक्ट करेंगी? तो आंसर है ना, कभी भी नहीं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, और इसका रीजन आपने 10th क्लास में पढ़ा ही हुआ है कि मैग्नेटिक लाइंस कैन नेवर
intersect each other. अब क्यों नहीं करती हैं इंटरसेक्ट, इसका रीजन भी पता है आपको। मान लो किसी भी एक गिवन पोजीशन पर दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट कर जाएं, लेट्स से कि ये पॉइंट था। अब इस लाइन की अगर मैं बात करूं तो टेंजेंट इस तरफ है, और इसकी अगर मैं बात करूं तो टेंजेंट इस तरफ जा रहा है। तो यानी एक मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई डायरेक्शन, और एक मैग्नेटिक फील्ड ये हो गई। तो किसी एक बार मैग्नेट से आपको दो डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल सकते, ठीक है। यस सर। तो आपके पास किसी भी एक बार मैग्नेट से किसी भी एक पोजीशन पर जब आप टेंजेंट मार्क करोगे, दैट विल गिव यू द नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस, ठीक है। जैसे आप इस पॉइंट की बात कर रहे हो, तो दिस इज द नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस प्लेस। इसकी बात करते हो तो दिस इज अगेन द नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस प्लेस ड्यू टू दिस बार मैग्नेट, ठीक है। ठीक है बेटा, ओके। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड कहां ज्यादा होगी, जहां डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जिस रीजन में ओवर क्राउडेड होंगी, उस रीजन में आप ये कहोगे कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। जहां मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ओवर क्राउडेड नहीं होंगी, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम मिलेगी आपको। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इक्विस्पेस्ड पैरेलल लाइंस यूज की जाती है। इक्विस्पेस्ड यूज करने का मतलब है that there is no change in the strength of magnetic field। जैसा कि हमने कहा, the region where the field lines are overcrowded, strength बढ़ जाएगा। the region where the field lines are distant apart, तो वहां पर हम ये कहेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो गई वहां पर, ठीक है, या कंपैरेटिवली कम है। किससे कम है? पोल्स के मुकाबले कम है, ठीक है। यस सर। ठीक है। अब मैग्नेट की ना कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अब डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ये कहता है कि अगर आप एक बार मैग्नेट को सस्पेंड कर दो, ठीक है, फ्रीली सस्पेंड कर दो एयर में, ठीक, तो बार मैग्नेट क्या करेगा? ये उसका नॉर्थ पोल, ये उसका साउथ पोल, एंड इट टेंड्स टू अलाइन इटसेल्फ इन सच अ वे कि जो साउथ पोल है ये ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जाएगा, और नॉर्थ पोल जो है वो किसकी तरफ जाएगा? ज्योग्राफिक साउथ की तरफ, ठीक है। ठीक है बेटा, यस सर। ठीक है। तो ये अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करेगा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है बेटा। दूसरी प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अब जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि अब एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये नॉर्थ ये साउथ, ये आपके पास एक आयरन रॉड है, आप इस आयरन रॉड को साउथ के पास लेके आओगे तो भी अट्रैक्ट हो जाएगी, नॉर्थ के पास लेके जाओगे तो भी अट्रैक्ट हो जाएगी, हो जाएगी ना? यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अट्रैक्शन होती है, अगर आप यहाँ बीच में कहीं पर इसको रख के अट्रैक्ट कराने की कोशिश करेंगे तो ये अट्रैक्ट नहीं होगा, उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं होगा जितना स्ट्रांगली अट्रैक्ट के पोल्स के पास होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेट होता है इट अट्रैक्ट्स द मैग्नेटिक मटेरियल्स सच एज आयरन, निकल, कोबाल्ट, स्टील, and it may be noted that poles are situated near the ends of the magnet, not exactly at the ends.
यानी आप यहाँ कहीं पे लेके आएंगे तो ये अट्रैक्ट हो जाता है, यहाँ कहीं लाएंगे तो अट्रैक्ट हो जाएगा, सेंटर में अट्रैक्ट नहीं होगा, और बिल्कुल यहाँ करने की कोशिश करेंगे तो भी एट टाइम्स आपको अट्रैक्शन ऑब्जर्व नहीं होती है, बट हाँ फिर भी अट्रैक्शन ऑब्जर्व होगी, बट ज्यादा अट्रैक्शन कहाँ ऑब्जर्व होगी? नियर द एंड्स, ठीक है, यहां कहीं पर। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो मैग्नेटिक पोल को आप डिफाइन करोगे कैसे? व्हाट इज अ मैग्नेटिक पोल? लिख लो, इट इज अ पॉइंट नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट, इट इज अ पॉइंट it is a point near the end of the magnet where magnetism is, it is a point near the end of the magnet where magnetism is concentrated. ठीक है? Yes, sir. अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है बार मैग्नेट की, इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, यानी मैग्नेट की अपनी कुछ मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी भी होती है। यानी अगर आप एक सॉफ्ट आयरन कोर को, ठीक है, एक पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर को एक बार मैग्नेट के साथ प्लेस कर दो, ठीक, और उसके साथ उसको लगे रहने दो लेट्स से कि कुछ घंटों तक, जब आप उसको हटाओगे यू विल ऑब्जर्व कि वो जो सॉफ्ट आयरन कोर है वो कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन कर लेगा। दिस property of retaining magnetic field is called the retentivity of the soft iron core। ठीक है, तो अब ऐसा आपके पास सॉफ्ट आयरन कोर अगर ना हो तो क्या करें? तो एक काम करेंगे, आपके घर में हो सकता है कि कोई स्पीकर पड़ा हो जो कि खराब हो, स्पीकर के जो पीछे एक कॉइल लगी हुई होती है, उस कॉइल के पीछे एक मैग्नेट होता है, ठीक है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। आप एक काम करें, एक 1 रुपी कॉइन उस मैग्नेट के ऊपर लगा के छोड़ दें, या कुछ ऑल पिन्स होती हैं, कुछ ऑल पिन्स उस मैग्नेट के ऊपर डाल के छोड़ दें, एंड लेट इट बी देयर फॉर एटलीस्ट 2 डेज। चलो 1 दिन के लिए रख लो, चलो 2 दिन के लिए रख लो। अब आप क्या करोगे? उस एक ऑल पिन को हटाओ और उसको एक ग्रुप ऑफ ऑल पिन्स के बीच में प्लेस कर दो। यू विल सी कि बहुत सारी ऑल पिन्स उस एक सिंगल ऑल पिन के साथ आके अटैच हो जाएंगे। इट मींस उस ऑल पिन ने क्या करा? एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अपने अंदर रिटेन कर ली। दिस इज कॉल्ड रिटेंटिविटी। तो उसमें हुआ क्या? उसकी जो रिटेंटिविटी है वो किसकी वजह से थी? उसकी रिटेंटिविटी थी उस मैग्नेट की इंडक्शन प्रॉपर्टीज की वजह से, क्योंकि उसके अंदर इंड्यूस हो गया मैग्नेटिज्म। किसकी वजह से इंड्यूस हो गया? उस मैग्नेट की वजह से इंड्यूस हो गया। क्लियर है? Yes, sir. नाउ सेम इज हैपन विद दैट 1 रुपी कॉइन ऑल्सो। आप उस 1 रुपी कॉइन को निकालो, वहां से आयरन फिलिंग्स के बीच में डाल दो, ऑल पिन्स के बीच में डाल दो, या एक और सिमिलर 1 रुपी कॉइन उससे अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, वो हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये प्रॉपर्टीज रिटेन करना या प्रॉपर्टीज को रिटेन करने की जो एबिलिटी होती है वो कहां से आती है? मैग्नेटिज्म इंड्यूस कराने से आती है। और मैग्नेटिज्म यहां पर इंड्यूस कौन करा रहा है? वो बार मैग्नेट इंड्यूस करा रहा है। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्लियर हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्लियर हुआ, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस हो गई, और डायरेक्टिव, अट्रैक्टिव और इंडक्टिव प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। लिखना चाहो तो इसमें लिख सकते हो आप, इंडक्शन ऑफ मैग्नेटिज्म में लिख लो बेशक से एक लाइन,
A magnet can induce magnetism in substances like soft iron, cobalt, nickel, and various ferrous alloys. It induce, यहाँ हम ऐसा कह सकते हैं, a magnet induces magnetism in various ferrous alloys. ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो है कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। इसको मिटा दूं? बेटा क्या इसे रब कर दूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Coulomb's law in magnetism. अच्छा, मान लें कि हमारे पास M1 M1 नॉर्थ साउथ सिर्फ M1 ऐसे ही एक और मैग्नेटाइज की पोल स्ट्रेंथ M2 होगी M2, ठीक? They are separated by a certain distance r. तो कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म कहता है कि ये वाला एंड इस वाले एंड को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा with a force, then that force is directly proportional to product of their pole strength and inversely proportional to square of the distance between them. ठीक है? Yes, It sir. is directly proportional to product of their pole strengths and inversely proportional to square of the distance between them. तो आप इसको लिख सकते हो F is equal to K M1 M2 upon R square, where K is mu naught upon 4 pi, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 10 to the power minus 7. So F is equals to mu naught upon 4 pi M1 M2 upon R square. S का यूनिट न्यूटन ही रहेगी, ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. This is your Coulomb's law in magnetism. इसको एक नाम से और पूछ लिया जाता है, इसको ये भी कहा जाता है इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ फोर्स in magnetism. Inverse square law of force in magnetism. या तो बोलेगा Coulomb's law in magnetism या फिर बोलेगा inverse square law of force in magnetism. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, पोल स्ट्रेंथ की अगर मुझे यूनिट निकालनी पड़ जाए, then what will be the unit of magnetic pole strength? बोलो, अगर पोल स्ट्रेंथ की यूनिट
अगर पोल स्ट्रेंथ की यूनिट निकालनी पड़ जाए न्यूटन मीटर स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर, पोल स्ट्रेंथ एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर। और कुछ? एम्पियर मीटर, ठीक है बेटा, ठीक है। लिखो एक डेफिनेशन, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ, लिख देते हैं ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर। लिखो magnetic pole strength is said to be 1 ampere meter magnetic pole strength is said to be 1 ampere meter if it repels an equal and similar pole, if it repels an equal and similar pole when placed in vacuum at a distance of 1 meter with a force of 10 to the power minus 7 Newton. With a force of 10 to the power minus 7 Newton. देखो इसको ध्यान से, आपको कहा कि दो पोल्स हैं, अगर दोनों पोल्स वैक्यूम में 1 मीटर अपार्ट है, यानी आर की वैल्यू 1 मीटर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7 होती है, मैंने अभी बोला, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7। लेकिन इसकी यूनिट 1 एम्पियर मीटर होगी, यानी दोनों पोल्स 1 एम्पियर मीटर के थे, 1 इंटू 1 अपॉन ये भी आपका 1 स्क्वायर हो गया, तो फोर्स कितनी आ गई 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन। यानी ये दोनों अगर यूनिट वैल्यू के हो और यूनिट डिस्टेंस अपार्ट हो, तो दोनों के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स होगी दैट विल बी 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन। ठीक है? यस सर। क्लियर है इतनी तो बात? हाँ सर, क्लियर है। Yes, sir. अच्छा, देयर इज वन मोर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। Another unit of magnetic pole strength is Newton per Tesla। अब ये कैसे आया? चलो, अगर हमने कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म पढ़ लिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे देखेंगे? देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड को B से रिप्रेजेंट करा। अच्छा, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? क्या लिखते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड को?
फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज लिखते थे ना? Yes, sir. Yes, sir. So similarly, in magnetism, magnetic field can be written as force per unit test pole strength m naught. ये m naught क्या है? m naught है test pole strength या strength of the test pole. अब स्ट्रेंथ ऑफ टेस्ट पोल का क्या कॉन्सेप्ट है? अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा यूनिपोल्स नेवर एग्जिस्ट, लेकिन यहां पर अब हम बात वही कर रहे हैं कि एक हम पोल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक यूनिपोल की बात कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या होता है, आप इस बार मैग्नेट के जितने फाइन से फाइन वेफर ले सकते हो, बहुत फाइनेस्ट ऑफ द वेफर्स, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो एक ही पोल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अगेन इट इज अ हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, एक्चुअल में ऐसा हो पाना मुश्किल है, बट अगर वेफर बहुत ही फाइन है तो हमारे पास हम ये मान के चलते हैं कि वो एक सिंगल पोल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, या उस पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू बहुत ही कम होगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगी, और इतनी छोटी होगी कि उसको डिटेक्ट कर पाना, उतने सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं होते, बट हाँ हम ये जरूर डिटेक्ट कर सकते हैं उसको जब पास लेके आएंगे, वेदर इट इज गेटिंग रिपेल्ड और अट्रैक्टेड। ठीक है, ठीक है, बोलो बेटा, कोई डाउट? No, sir. नो सर, क्लियर है। No, sir. Clear. अगर हमारे पास लेट्स से कि ये एक बार मैग्नेट था, इसका पोल स्ट्रेंथ स्मॉल है, ठीक है, और इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हमने एक बहुत छोटा सा वेफर रखा m नॉट। अब इस m नॉट को अगर मैं मूव करके लेके आता हूं इंफिनिटी से एक सर्टेन डिस्टेंस पे, तो यहां पर लाने के बाद लेट्स से इट इज गेटिंग रिपेल्ड, ठीक है, तो इसका मतलब ये वो डिस्टेंस था जहां पर आकर ये रिपेल हुआ। तो ये जो रीजन होगा, दिस रीजन रिप्रेजेंट्स द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस पीस। इसी कॉन्सेप्ट को हमने फिर से यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जैसे लिया था वैसे ही इसको कंसेप्चुअलाइज करने की कोशिश करी कि इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे लिख सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट पोल या फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट पोल। तो फोर्स यहां से अगर आप m नॉट की वैल्यू निकालो तो दिस विल बी F बाय B, और फोर्स किसमें था? न्यूटन। मैग्नेटिक फील्ड किसमें? टेस्ला। सो दिस इज आल्सो न्यूटन पर टेस्ला। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. यस सर। तो यहां से अगर B की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान से, B का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो ये किसके बराबर होगा? फोर्स कितना था इसके और इसके बीच में? फोर्स था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू m नॉट अपॉन r स्क्वायर अपॉन m नॉट। m नॉट से m नॉट कैंसिल आउट हो गया, सो वी हैव म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास आ गया म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, यूनिट आएगी टेस्ला। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. तो जब आप बार मैग्नेट्स के अराउंड स्मॉल मैग्नेटिक पोल्स की बात करोगे और वहां से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, तो बेटा आपको फॉर्मूला यही मिलेगा। और कॉन्सेप्ट इसको अप्लाई करते हुए जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो यही फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा, म्यू नॉट m अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है,
Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, इसको रब कर दूं यहां से। सर एक सेकेंड। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। ठीक है, डन सर। ओके। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे लिखा जाता है बार मैग्नेट के केस में, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैसे लिखा जाता है करंट कैरिंग लूप के केस में। पहले बात करते हैं करंट कैरिंग लूप के केस में। इसको मैं ऑलरेडी पिछले चैप्टर में करा चुका, लेकिन यहां आपको डिफरेंशिएट करना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी है, इसीलिए दोबारा से बता रहा हूं। अगर आपके पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप है जिसमें के करंट क्लॉकवाइज मूव करता है, तो बेटा यहां बनेगा साउथ पोल, और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा था तो यहां बनेगा नॉर्थ पोल। और इस केस में आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल M से ही रिप्रेजेंट होता है एंड इज इक्वल टू NIA। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. Yes, sir. और इसकी यूनिट आपकी एम्पियर मीटर स्क्वायर होती थी। बार मैग्नेट के केस में अगर आपके पास ये एक बार मैग्नेट है, ठीक है, ये M, ये M, दो पोल्स हैं आपके, ये इनकी पोल स्ट्रेंथ है, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2L। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अगेन गिवन बाय either of the pole strength into length of the dipole, M into 2L. This is again is calculated in ampere meter square, या फिर आप इसको जूल पर टेस्ला में भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, और जनरली ये आपका वेक्टर फॉर्म में ही होता है, यानी वेक्टर नोटेशन में अगर इसको लिखें तो आप इसको लिख सकते हैं m वेक्टर इज इक्वल्स टू m इंटू 2l वेक्टर, और यहां आप इसको लिख सकते थे m वेक्टर इज इक्वल्स टू ni a वेक्टर। ठीक है, ठीक है बेटा। Yes, sir. Clear है। यस सर। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बार मैग्नेट, इसकी ये सब प्रॉपर्टीज। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, अभी मैंने आपसे ये कहा था थोड़ी देर पहले कि अगर बार मैग्नेट को, ये इसका पोल स्ट्रेंथ है, ये इसकी पोल स्ट्रेंथ है, अगर मैं इसको बीच में से ऐसे काट दूं तो अब इसकी पोल स्ट्रेंथ m हो जाएगी, इसकी पोल स्ट्रेंथ m हो जाएगी, यानी नाउ वी हैव टू डिफरेंट बार मैग्नेट्स। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, है ना।
टोटल लेंथ 2L थी, अब लेंथ हाफ हो गई, देन व्हाट विल बी द चेंज इन डायपोल मोमेंट? Yes, sir. क्या यस सर? मैंने पूछा व्हाट विल बी द चेंज? So there will be no change. देयर विल बी नो चेंज। अच्छा एक बात बताओ, लेंथ तो कम हो गई ना? सर Yes, M sir. हो जाएगी। क्या बोले? सर हाफ हो जाएगी। हाफ हो जाएगी। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया यहाँ पर? हाफ हो गया, है ना? लेकिन क्या Yes, मैग्नेटिक sir. पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ठीक है, डायपोल मोमेंट हाफ हो गया। ठीक है बेटा, Yes sir, समझ आ गया, हाफ हो गई। इसके लिए हो जाएगा m is equal to m into 2L/2, क्योंकि 2L तो ये पूरा था, हाफ होने के बाद इतना ही तो रह गया, 2L/2। Yes sir. अब दूसरा केस, अगर मैं आपसे कहता कि बार मैग्नेट ये है और मैंने इसको बीच में से ऐसे काट दिया, यानी नाउ वी हैव टू मैग्नेट्स, एक ये रही और एक ये रही। अब क्या होगा? इसकी पोल स्ट्रेंथ थी m, इसकी पोल स्ट्रेंथ भी m थी, लेंथ में देयर इज नो चेंज। यहां आपने इसको क्रॉस सेक्शन किया था, अब इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन कर दिया, तो आफ्टर डूइंग द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन व्हाट विल हैपन टू द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? बोलो। From magnetic strength half हो जाएगी. हाँ, और पोल स्ट्रेंथ नहीं, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वो सेम रहेगा। So नहीं सर वो भी हाफ हो जाना चाहिए। फिर वो m into L हो जाएगा. देखो, जब भी कभी आप इसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन करते हो तो याद रखना दिस इज m/2 एंड दिस इज m/2 नाउ, ये भी m/2, ये भी m/2। इनिशियली मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वाज m into 2L, अब कितना हो गया इसके लिए? m/2 into 2L। तो फिर भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या हो गया? हाफ हो गया। ठीक है, Yes, sir. और पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो गई? हाफ हो गई। देखो, पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई ना? अच्छा, पोल स्ट्रेंथ हाफ होने के पीछे रीजन क्या हो सकता है? एरिया कम हो गया। पोल स्ट्रेंथ आती कहां से है? सर जहाँ पे फील्ड लाइंस मीट करती हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, देखो तो सर सुनो, उसके देखो, क्रॉस सेक्शन हाफ हो। हाँ सुनो सुनो सुनो, मैंने पूछा पोल स्ट्रेंथ आती कहां से? देखो ध्यान से समझो, आपके पास ये एक सैंपल है, इस सैंपल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर रैंडमली प्लेस्ड, रैंडमली अलाइंड। ठीक है ना? हाँ सर। यस सर। हमारे पास अगर मेरे को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाना है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना, मान लो एक बहुत या चलो बिल्कुल एक्सट्रीम बात करते हैं, एक परमानेंट मैग्नेट बनाना है। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो अलॉय मैं यूज करूंगा वो मैं यूज करूंगा एल्निको। एल्निको होता है एल्यूमिनियम निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है, जो कि परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए यूज होता है। अब जब मैंने एल्यूमिनियम निकल और कोबाल्ट का मिक्सचर लिया, एक प्रॉपर कॉम्पोजिशन लिया उसका, उस कॉम्पोजिशन के अंदर इनिशियली सभी जो मॉलिक्यूल्स होंगे दे आर रैंडमली अलाइंड, तो इसका कोई मैग्नेटिज्म नहीं है। यस सर। ठीक है, यस सर। और यहां पर
जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन्स होंगे दे आर रैंडमली स्पिनिंग। अब क्योंकि वो Yes, sir. रैंडमली स्पिन कर रहे थे तो हम क्या करें, इसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दें। जैसे मैं इसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करूंगा तो ये सभी मॉलिक्यूल्स अपने आप को एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन कर लेंगे Yes, sir. और सभी इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को एक पर्टिकुलर स्पिन के अंदर अलाइन कर लेंगे एक सर्टेन डायरेक्शन में। ठीक है। Yes, sir. यस सर। करंट कैरिंग लूप में क्या हो रहा था, अगर हमने कहा करंट इज मूविंग क्लॉकवाइज, इट मींस इलेक्ट्रॉन इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। अपोजिट होती है ना डायरेक्शन करंट से इलेक्ट्रॉन की, यही Yes, बात है। sir. ठीक है। तो उसके जब स्पिन्स को आपने इसको जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की और सभी मॉलिक्यूल्स ने अपने आप को एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन कर लिया और उसके इलेक्ट्रॉनिक स्पिन्स भी अपने आप को एक ही डायरेक्शन में अगर अलाइन कर लेते हैं, तो व्हेन यू लुक एट फ्रॉम दिस साइड, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक स्पिन्स साउथ क्रिएट कर रहे होंगे तो ये साउथ पोल बन जाएगा, ये नॉर्थ पोल बन जाएगा, है ना। Yes, sir. sir. अब per unit cross section area there are a certain number of atoms or certain number of electrons which are spinning in a certain direction. अब जैसे ही आपने इसको बीच में से काटा, हाफ कर दिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ होने की वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप को स्पिन कर रहे थे या नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जिन्होंने अपने आप को एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइन कर रहा था वो हाफ हो गए, Yes, sir. तो स्ट्रेंथ हाफ हो गई। Yes, एग्जैक्टली वैसे ही अगर करंट फ्लो करते हुए सडनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया हाफ हो जाए तो करंट हाफ हो जाता है। ठीक है। yes, sir. भाई करंट होता क्या है, I is equal to Q/2। Q क्या होता है, एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाफ हो गए तो करंट हाफ हो गया ना। Yes, हाँ sir. सर। तो इधर आपने क्रॉस सेक्शन एक तरीके से हाफ कर दिया, तो हाफ करा तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ एटम्स विच आर अलाइंड इन अ सर्टेन डायरेक्शन वो भी हाफ हो गए, और वो हाफ हो गए तो अल्टीमेटली इसकी पोल स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसीलिए यहां पर पोल स्ट्रेंथ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलाइंड थे एक सर्टेन डायरेक्शन में स्पिन कर रहे थे या जितने भी एटम्स एक सर्टेन डायरेक्शन में अलाइंड थे वो इंटैक्ट रहे पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। लेकिन यहां ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए पोल स्ट्रेंथ हाफ हो गई। ठीक है। यस सर। Yes, sir. इतना पार्ट क्लियर है। हाँ सर क्लियर है अब तक। ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली मैग्नेटिज्म फिनिश हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट क्लास के लिए एनालिटिकल पोर्शन ज्यादा नहीं है, थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा है जिसके बारे में हमें डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा बात करनी है। ठीक है। तो मे बी हो सकता है नेक्स्ट क्लास का आधा पार्ट हम लोग थ्रू स्लाइड्स करें। ठीक है। और वहां से मैं आपको मैग्नेटिक जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं सिर्फ उनकी डेफिनेशंस और फॉर्मूलाज दूं। ठीक है। लेकिन अभी भी बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन और बार मैग्नेट की इक्विटोरियल लाइन और बार मैग्नेट का बिहेवियर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ये हमें करना है। ठीक है। तो पहले ये खत्म करेंगे और उसके बाद वो थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म करेंगे। ठीक है बेटा। यस सर। Yes, Yes, sir. sir. किसी को Okay. कोई डाउट आज No. वाले नहीं, टॉपिक से? No, sir. No, No, sir. चलो ठीक है बेटा, आज So- इतना ही रखते हैं। हाँ बेटा बोलो। सर मेरा सर अभी PT1 हुआ था सर, हाँ। उसमें से काफी टफ पेपर आया था सर। मतलब और- ऐसे ही रहते हैं पेपर या स्कूल के लेवल से थोड़ा मुश्किल होता है बोर्ड्स में? एक्चुअली स्कूल में लेवल थोड़ा सा मुश्किल रखते हैं। ठीक है। सो दैट के बच्चे कंप्लेसेंट ना हो जाए। ठीक है। ओके ओके सर। पेपर मेरे साथ शेयर कर दो एक बार। और सर पेपर सर ऐसे दिया, PDF नहीं दिया हमें, तो अगर जब आएगा तो अगर मैं आपको भेज दूंगा अगर मिलेगा सर मुझे तो। ओके। बट हुआ कैसा था?
सर अच्छा हुआ था, एक क्वेश्चन रह गया था, एक दो नहीं कर पाया था मैं, एक एमसीक्यू और एक क्वेश्चन। चलो भेजना मुझे पेपर। 25 का था, 25 मार्क्स का था। ठीक है, कोई नहीं, भेजना मुझे आ जाए। ठीक है सर, ओके सर। ठीक है, ओके बेटा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सैटरडे को कौन से चैप्टर का टेस्ट है? सैटरडे को एक चैप्टर का रखेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का। यस सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके बेटा। थैंक यू सर।